गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम बात करेंगे कोलाइड के गुणों की, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड। पिछले लेक्चर में भी हमने कोलाइड के गुणों की बात की थी। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कोलाइड की विषमांगी प्रकृति की, कोलाइड के अणुसंख्य गुणधर्मों की, कोलाइड की पृष्ठीय क्षेत्रफल की, ब्राउनियन गति, टिंडल प्रभाव, कोलाइड का रंग, इन सभी गुणों का हमने विस्तृत अध्ययन किया था पिछले लेक्चर में। जिसने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो उसको देख सकते हैं। उसको देखेंगे तो आपको कोलाइड के वो सभी गुण आसानी से समझ में आ जाएंगे। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कोलाइड के आवेश की। आवेश के आधार पर कोलाइड दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक धनावेशित कोलाइड और एक होता है ऋणावेशित। हमने देखा था कि कोलाइड विलयन में सभी कोलाइडी कणों पर एक जैसा ही आवेश होता है। या तो वो सारे धनावेशित होते हैं या वो सारे ऋणावेशित होते हैं। ऐसा देखा था हमने, है ना बच्चों? जैसे या तो सभी कोलाइडों पर क्या है, धनावेश। जैसे मान लीजिए कोई कोलाइडी विलयन है और इसमें एक कोलाइडी कण है, ये है परिक्षेपण माध्यम, ठीक। तो ये कोलाइडी कणों पर धनावेश है। या सभी कोलाइडी कणों पर क्या होगा, ऋणावेश। ये कोई ऋणावेशित कोलाइड है, ठीक है। समझ में आ गई? कोलाइडी कणों पर एक जैसा ही आवेश होता है, या तो सारे धनावेशित होंगे या सारे ऋणावेशित। अब हम यहाँ नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है कोलाइड की उसकी बात करेंगे, वैद्युत कण संचलन की बात करेंगे। अब आपको ये बात समझ में आ गई कि कोलाइड पर धनावेश होता है या ऋणावेश होता है। अगर हम इस पर विद्युत क्षेत्र अप्लाई करें, विद्युत क्षेत्र लगाएं, तो कोलाइड के ये जो कण हैं, कोलाइडी कण जो हैं, ये गमन करेंगे किसकी तरफ? या तो ये एनोड की तरफ गति करेंगे या कैथोड की तरफ गति करेंगे। ये निर्भर करता है इन पर जो आवेश है उसके ऊपर। अगर धनावेशित कोलाइड है तो किसकी तरफ जाएंगे? ऋणावेशित इलेक्ट्रोड की तरफ, यानी कैथोड की तरफ। और अगर ऋणावेशित कोलाइड है तो किसकी तरफ जाएंगे? धनावेशित इलेक्ट्रोड की तरफ, यानी एनोड की तरफ, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोलाइडी कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। इस घटना को ही बोलते हैं वैद्युत कण संचलन, इलेक्ट्रोफोरेसिस। नाम से ही स्पष्ट है, वैद्युत कण संचलन। वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कण यानी कोलाइडी कण संचलन यानी गति करते हैं, ठीक। किसकी तरफ? विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ। इस घटना को बोलते हैं वैद्युत कण संचलन। देखो, इसको हम एक प्रयोग से समझते हैं। ये हमारे पास यू ट्यूब है। यू ट्यूब का मतलब यू आकार की कांच की नली, ठीक है। ये यू आकार की कांच की नली है हमारे पास। इसमें लगा दिया हमने विद्युत क्षेत्र। यहां लगा देते हम क्या? एनोड और कैथोड। मान लीजिए ये तो क्या है? एनोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक। और ये क्या है? कैथोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। समझ गए बात को? जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो तो क्या है? एनोड। और जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो क्या है? कैथोड। अब क्या करते हैं? इसके अंदर भर देते हम कोलाइडी विलयन को, ठीक। हमने इसमें भर दिया कोलाइडी विलयन, ठीक है बच्चों। और यहां पर है क्या? कोलाइडी कण। इसमें ये कोलाइडी कण है। मान लीजिए हम ये आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइड है। आर्सेनिक सल्फाइड किस प्रकार का कोलाइड होता है? ऋणावेशी। कैसा होता है? ये आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइड है।
और आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइड होता है ऋण आवेशित। ठीक, इस तरह भर दिया। अब क्या करते हैं हम, वैद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं, यानी विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, अब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे हम। ये कोलाइड पर कौन सा आवेश है, ऋण आवेश। आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइड ऋण आवेशित है, ये ध्यान रखेंगे, ये ऋण आवेशित कोलाइड है। ठीक, अब विद्युत क्षेत्र लगाएंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो ये जो कोलाइडी कण है ना, ये किसकी तरफ जाएंगे, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ। ये ऋणावेशित है तो किसकी तरफ जाएंगे, ये एनोड की तरफ। किसकी तरफ जाएंगे कोलाइडी कण, एनोड की तरफ जाएंगे। तो सारे कोलाइडी कण किसकी तरफ आ जाएंगे, ये एनोड की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, कोलाइडी कण एनोड की तरफ आ जाएंगे सारे के सारे, और इधर रह जाएगा कौन, परिक्षेपण माध्यम। ठीक है, ये सारे के सारे कोलाइड इस तरफ आ गए, इधर परिक्षेपण माध्यम रह गया। तो ये घटना कहलाती है वैद्युत कण संचलन। ये तो है पहले, वैद्युत कण संचलन के पहले, शुरुआत में, प्रारंभ में, और ये वैद्युत कण संचलन के पश्चात। ठीक, जब वैद्युत कण संचलन हो जाएगा तो ये जो कोलाइडी कण हैं ये आ गए किसकी तरफ आ गए, ये प्लस, यानी एनोड की तरफ आ गए। और एनोड की तरफ क्यों आए, क्योंकि इन पर कौन सा आवेश है, ऋणावेश। अगर मान लीजिए इन पर धनावेश होता तो ये किसकी तरफ जाते, फिर ये कैथोड की तरफ जाते। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया वैद्युत कण संचलन क्या होता है। बिल्कुल सरल बात है। कोलाइडी कण विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। ये ऋणावेशित कोलाइड हैं, इसलिए प्लस यानी एनोड की तरफ गमन करते हैं। ये घटना ही कहलाती है वैद्युत कण संचलन। और जब वैद्युत कण संचलन होता है तो ये कोलाइडी कण क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड पर जाकर वहाँ आवेश को त्याग देते हैं, और आवेश को त्याग कर क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। ये ऋणावेशित कोलाइडी कण है, इसकी तरफ जाएगा पॉजिटिव की तरफ, तो ये आवेश को त्याग देगा। ऋणावेशित कोलाइड का मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ऋणावेश कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। धनावेश कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। तो इनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे, किस पर, एनोड पर, और कैसे हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। ठीक, तो कोलाइडी कण वैद्युत कण संचलन के पश्चात आवेश को त्याग करके उदासीन हो जाते हैं, और उदासीन होने के कारण इनका हो जाता है अवक्षेपण, नीचे बैठ जाते हैं, स्कंदित हो जाते हैं। ये ध्यान रखेंगे। जो नेक्स्ट गुण देखेंगे ना अपन, वो क्या है, स्कंदन, कोगुलेशन। क्या होता है कोगुलेशन, उसकी बात करेंगे हम। तो ये समझ में आ गया वैद्युत कण संचलन। ये डायग्राम आप अपनी नोटबुक में ध्यान से उतार। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे कोलाइड की, स्कंदन। क्या है, स्कंदन। स्कंदन, कोगुलेशन। स्कंदन क्या होता है, किसे कहते हैं स्कंदन, कोलाइड का अवक्षेपित होना, अवक्षेप में बदलना क्या कहलाता है, स्कंदन कहलाता है। देखो ये हमारे पास कोलाइड है, कोई कोलाइडी विलयन है, ये कोलाइडी कण है,
ठीक। अब ये जो कोलाइडी कण है, अगर ये नीचे अवक्षेपित हो जाए, सारे नीचे जाकर के बैठ जाए, तो क्या हो जाएगा? कोलाइड का स्कंदन हो जाएगा। अब हमें पता है कि कोलाइड कणों पर आवेश होता है, या तो इन पर धनावेश होगा या इन पर ऋणावेश। एक जैसा ही आवेश, मान लीजिए धनावेशित कोलाइड है, ठीक है। अब हमने ये भी पढ़ा है, या हम जानते हैं कि समान आवेश है तो इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा। तो कोलाइड क्या रहते हैं? दूर दूर रहते हैं। दूर दूर रहते हैं तो इनका स्कंदन नहीं हो सकता। कोलाइडी कणों पर आवेश अगर है तो कोलाइडी कण एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे, ठीक है, तो उनका स्कंदन नहीं होगा, नीचे अवक्षेपित नहीं होंगे कोलाइड। अब कोलाइड का स्कंदन कब होगा? जब ये आवेश समाप्त कर दिया जाए। अगर कोलाइडी कणों का आवेश समाप्त कर दिया जाए, यानी कोलाइडी कण उदासीन कर दिए जाएं, तो फिर ये क्या हो जाएंगे? स्कंदित हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? मान लीजिए किसी प्रकार से इन कोलाइडी कणों का ये जो आवेश है ये हटा देते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं, तो कोलाइड क्या हो जाएंगे? उदासीन हो जाएंगे। अब इन पर कोई आवेश नहीं है। अब ये मान लीजिए उदासीन हो गए, और जब ये उदासीन हो जाएंगे तो क्या होगा? इनके बीच में प्रतिकर्षण नहीं होगा। फिर प्रतिकर्षण नहीं होगा तो ये कोलाइडी कण पास पास आकर के बड़े कणों का निर्माण कर लेंगे। उदासीन होने के पश्चात क्या होंगे? ये पास पास आ जाएंगे, सारे के सारे पास पास आ जाएंगे, तो आकार में क्या हो जाएगी? वृद्धि। और आकार में वृद्धि होने के कारण ये गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से नीचे क्या हो जाएंगे? अवक्षेपित हो जाएंगे, ठीक है। ये पास पास आकर के बड़ा आकार ग्रहण कर लेंगे, और बड़ा आकार जब इनका हो जाएगा तो ज़्यादा भारी हो जाएंगे, तो फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे बैठ जाएंगे, यानी अवक्षेपण हो जाएगा, यानी स्कंदन हो जाएगा। समझ गए? तो कहने का मतलब क्या है कि यदि कोलाइड का स्कंदन करना है तो स्कंदन करने के लिए उसकी जो आवेशित परत है, कोलाइड के ऊपर जो आवेशित परत है उसको हटाना जरूरी है। वो परत हट जाएगी, उसका आवेश हट जाएगा, तो कोलाइड उदासीन हो जाएगा। और जब कोलाइड उदासीन हो गया ना तो स्कंदन हो जाएगा उसका। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कण पास पास आकर के संयुक्त होकर के बड़ा कण बना लेंगे, जो गुरुत्व बल के कारण अवक्षेपित हो जाएगा। तो अगर हमें स्कंदन करना है तो हमें क्या करना होगा? किसी भी प्रकार से कोलाइड के आवेश को खत्म करना होगा, ठीक है बच्चों। अब कोलाइड पर आवेश क्यों होता है, इसके कारण हमने पढ़े थे ना पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कोलाइड आवेशित क्यों होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई कोलाइड है, जैसे हमने ये एग्जाम्पल देखा था FeOH को थ्राइस, तो इस पर क्या आ जाते हैं? ये आयन आ जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं। आयन कहाँ से आ गए? आयन विलयन से आ गए। तो ये धनायन इसकी सतह पर अधिशोषित हो गए थे, जिसके कारण ये क्या हो गया था? धनावेशित, ठीक है। तो कोलाइडी कण आवेशित क्यों होता है? क्योंकि उसकी सतह पर आयनों की क्या होती है? परत होती है। अगर धनायनों की परत है तो वो धनावेशित होता है, अगर यहाँ ऋणायनों की परत है तो वो ऋणावेशित होता है, ठीक। हमें इस परत को हटाना है यहाँ से। अगर ये परत किसी प्रकार हट जाएगी तो कोलाइड कैसा हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। और उदासीन हो गया तो समझ लो उसका स्कंदन हो गया। अब स्कंदन कैसे कर सकते हैं हम? कौन कौन से विधियां हैं जिनसे हम कोलाइड का स्कंदन कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सी विधियों से कर सकते हैं कोलाइड का स्कंदन, उसकी बात करेंगे अब हम। पहला, आधिक्य अपोहन द्वारा। आधिक्य अपोहन द्वारा। अपोहन पढ़ा था हमने, अपोहन याद करो, आया कुछ याद? अपोहन कहाँ पढ़ा था हमने? कोलाइड का शोधन किया था अपोहन के द्वारा, किया था ना। क्या किया था वहाँ पर? कोलाइड को किस में भरा था हमने? जानतव झिल्ली से बने बैग में भर दिया था ना इस तरह। और फिर क्या किया था? क्या किया था? पानी से भरे पात्र में उसको क्या कर दिया था? लटका दिया था, है ना। लटका देते हैं तो क्या होता है?
इसमें जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ हैं वो बाहर निकल जाते हैं। ये ध्यान आया कुछ? अपोहन करते हैं अब तो इसमें से वैद्युत अपघट्य पदार्थ विसरित होकर के बाहर आ जाते हैं, और कोलाइड तो अंदर ही रहता है। तो कोलाइड के इसके अंदर क्या हो जाता है? शोधन। अपोहन के द्वारा हमने कोलाइड का शोधन किया था, ये चित्र आया ध्यान में। अब देखो, अगर आधिक्य अपोहन का मतलब क्या? ज़्यादा समय तक अगर अपोहन कर दिया जाए, ज़्यादा समय तक अगर हम कोलाइड को इस तरह जल में रखेंगे, अगर ज़्यादा समय तक अपोहन कर दिया जाए, यानी ज़्यादा समय तक कोलाइड को बैग में भर करके, जानता हूँ झिल्ली के बैग में भर करके इस तरह लटका कर रखा जाएगा, तो वैद्युत अपघट्य पदार्थ तो बाहर आ जाएंगे सारे के सारे। उसके अलावा कोलाइडी कणों की जो आवेशित परत है ना, वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, क्योंकि आवेशित परत आयनों के कारण तो होती है, तो ये आयन भी अलग हो जाएंगे अगर ज़्यादा समय तक इसका अपोहन कर देंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि ज़्यादा समय तक अगर कोलाइड का अपोहन करेंगे तो कोलाइडी कणों पर जो आवेशित परत है वो परत क्या हो जाती है? हट जाती है, जिसके कारण कोलाइड हो जाएंगे उदासीन, और उदासीन होने के कारण उनका हो जाएगा स्कंदन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो, दूसरा है क्वैथन के द्वारा। क्वैथन का मतलब है बॉईल करते हैं कोलाइड को, ज़्यादा टेम्परेचर पर उसको क्या करते हैं? बॉईल करते हैं, गर्म करते हैं, उबालते हैं। जब कोलाइड को ज़्यादा ताप पर उबाला जाता है तो क्या होता है? उबालने पर उसकी ये जो आवेशित परत है, कोलाइडी कणों पर जो आवेशित परत है वो परत हट जाएगी। परत हट जाएगी तो कोलाइड कैसा हो जाएगा? उदासीन। उदासीन हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? उसका स्कंदन। ठीक है। तीसरी बात, अगर धनावेशित और ऋणावेशित कोलाइडों की समान मात्रा मिला दी जाए, जैसे दो कोलाइड हैं, एक धनावेशित कोलाइड है और एक ऋणावेशित कोलाइड है, उनकी समान मात्रा आपस में मिला दी जाए, ये धनावेशित कोलाइड, ये ऋणावेशित कोलाइड, इनकी समान मात्रा अगर मिला देंगे, इसको इसमें मिला देंगे तो क्या होगा? ये ऋणावेशित, ये धनावेशित एक दूसरे को क्या कर देंगे? उदासीन। और उदासीन होने के पश्चात क्या हो जाएगा? स्कंदन हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? पारस्परिक स्कंदन। पारस्परिक स्कंदन द्वारा। समझ गए क्या कहा मैंने? यदि विपरीत आवेशित कोलाइडों को, यानी धनावेशित और ऋणावेशित कोलाइडों की समान मात्रा को मिला देंगे तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगे? उदासीन, जिसके कारण उनका क्या हो जाएगा? स्कंदन। इस घटना को बोलते हैं पारस्परिक स्कंदन द्वारा। जैसे आर्सेनिक सल्फाइड कैसा होता है? ऋणावेशित कोलाइड, और फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH होल थ्राइस कैसा होता है? धनावेशित कोलाइड। ये धनावेशित कोलाइड है, ये ऋणावेशित कोलाइड है। दोनों को मिला देंगे तो कोलाइड का हो जाएगा स्कंदन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था एक बार। क्या आया था कि फेरिक हाइड्रोक्साइड और आर्सेनिक सल्फाइड के कोलाइडों की समान मात्रा मिलाने पर क्या होता है, और इस विधि का क्या नाम है? ठीक है, तो क्या होगा समझ में आ गया, और विधि का नाम क्या है ये भी समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके अलावा हम वैद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा मिलाकर के भी कोलाइड का स्कंदन कर सकते हैं। वैद्युत अपघट्य पदार्थ की अधिक मात्रा मिलाकर, ठीक है,
वैद्युत अपघटय पदार्थ की अधिक मात्रा अगर कोलाइड में मिला दी जाए तो स्कंदन हो जाता है। क्यों हो जाता है? देखो, हमें पता है कि कोलाइड धनावेशित है या ऋणावेशित है। क्लियर? अब हम इसमें कोई वैद्युत अपघटय पदार्थ मिलाएंगे। वैद्युत अपघटय पदार्थ कोई भी, मान लीजिए NaCl एक वैद्युत अपघटय पदार्थ। वैद्युत अपघटय तो जानते हम, वैद्युत अपघटय पदार्थ धनायन और ऋणायन से मिलकर के बना हुआ है। इस पर धनायन होगा, एक ऋणायन होगा। ठीक है। और वैद्युत अपघटय पदार्थ को जब इसमें मिलाएंगे तो ये अपने आयनों में टूट जाएगा, Na+ और Cl- में, धनायन और ऋणायन में टूट जाएगा। ठीक। अगर इसे हम धनावेशित कोलाइड जैसे इसमें मिलाएंगे तो क्या होगा? ये कोलाइडी कण किसको, ऋणायन को अपनी सतह पर धारण कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये धनावेशित है। इस वैद्युत अपघटय को हमने इसमें मिलाया तो ये अपनी तरफ किसको आकर्षित कर लेंगे, इस ऋणायन को। ऋणायन इनकी सतह पर आकर्षित हो जाएगा। जैसे इस प्लस पर कौन आ जाएगा, Cl-, तो ये क्या हो जाएगा, उदासीन। और उदासीन हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, स्कंदन। इसी प्रकार अगर इसको हम NaCl को ऋणावेशित कोलाइड में मिलाएं तो ये क्या करेगा, किसको अपनी सतह पर धारण कर लेगा, धनायन को। इसने ऋणायन को धारण करेगा तो ये किसको धारण करेगा, धनायन को। तो कोलाइड क्या हो जाएगा, उदासीन। और उदासीन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्कंदन। समझ में आ गई बात? क्या कहा मैंने कि कोलाइड में वैद्युत अपघटय पदार्थ की अधिक मात्रा जब मिलाई जाती है तो कोलाइडी कण वैद्युत अपघटय पदार्थ के विपरीत आवेशित आयन को अपनी सतह पर अधिशोषित करके उदासीन हो जाते हैं, जिसके कारण कोलाइड का स्कंदन हो जाता है। समझ गए? सिंपल सी बात है। धनावेशित कोलाइड है तो वैद्युत अपघटय के कौन से आयन को, ऋणायन को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेंगे। अगर ऋणावेशित कोलाइड है तो वैद्युत अपघटय के धनायन को अपनी सतह पर धारण करके क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे और कोलाइड का हो जाएगा स्कंदन। समझ में आ गई बच्चों? बिल्कुल सरल सी बात है। ठीक है। अब देखो आगे। अब मान लीजिए हमारे पास ये कोलाइड है। मान लीजिए हमारे पास कोलाइड है, ये धनावेशित कोलाइड है। कितने धनावेश हैं इसमें? 6 धनावेश। ठीक है। अब इसका हमें स्कंदन करना है। किसके द्वारा? वैद्युत अपघटय मिला करके। तो इन 6 धनायनों को हमें उदासीन करना पड़ेगा। एक प्लस को उदासीन करेगा एक माइनस, एक प्लस के साथ एक माइनस आएगा तो उदासीन हो जाएगा। इसी तरह 6 प्लस हैं तो कितने माइनस आयन चाहिए हमें? 6 माइनस आवेश होंगे। ठीक है। 6 प्लस के आवेश हैं तो 6 ही माइनस के आवेश हों तो कोलाइड का क्या हो जाएगा, स्कंदन हो जाएगा। ठीक। अब इसको उदासीन करने के लिए इसके अंदर हम मिलाएंगे कोई वैद्युत अपघटय पदार्थ। अब वैद्युत अपघटय बहुत सारे हैं, मान लीजिए जिसमें NaCl मिलाएं तो NaCl का कौन से आयन को अपनी सतह पर धारण करेगा? धनावेशित कोलाइड है तो कौन से आयन को अपनी सतह पर करेगा? ये ऋणायन को। और इसमें ऋणायन पर कौन सा आवेश है? -1। ठीक है। तो इन 6 धनायनों को उदासीन करने के लिए कितने Cl- आयन चाहिएंगे हमें? कितने चाहिएंगे? 6 Cl-। और 6 Cl- कहाँ से आएंगे? 6 NaCl होंगे तो 6 NaCl से 6 Cl- आएंगे और 6 Cl- आकर के इसको उदासीन कर देंगे। यही बात है। हम दूसरा वैद्युत अपघटय लेते हैं, जैसे BaSO4। ये दूसरा वैद्युत अपघटय, ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल सरल है। ये दूसरा वैद्युत अपघटय है। अब ये वैद्युत अपघटय कौन कौन से आयनों से मिलकर के बना हुआ है? BaSO4।
इसमें Ba+2 और SO4-2 आयन है। ठीक, अब ये इसको उदासीन करें, इसको हम इसमें डालेंगे तो ये कौन से आयनों को अपनी सतह पर धारण करेगा? ऋण आयनों को। ऋण आयन कौन है यहां पर? SO4-2। तो SO4-2 को अपनी सतह पर धारण करेंगे। प्लस के कितने हैं यहां पर? 6। अब 6 प्लस को उदासीन करने के लिए SO4-2 कितने चाहिए हमें? क्योंकि एक SO4 पर माइनस के 2 हैं, टोटल यहां प्लस के कितने हैं? 6 और इस पर है माइनस के 2। तो एक जो SO4-2 है वो 2 को क्या करेगा? उदासीन। इन 2 को ये अकेला उदासीन कर लेगा, फिर इन 2 को दूसरा कर देगा, इन 2 को दूसरा कर देगा। यानी टोटल कितने BaSO4 चाहिए? 3 चाहिए। 3 ही चाहिए ना? समझ में आया क्यों चाहिए 3? यहाँ कितने NaCl चाह रहे थे हमें? 6 को उदासीन करने के लिए 6 चाहिए, लेकिन BaSO4 अब मिला रहे हैं इसमें, तो हमें SO4-2 कितने चाहिए? 3 ही चाहिए। यानी इससे कम मात्रा डालनी पड़ेगी अगर BaSO4 का उपयोग करेंगे तो। अब तीसरा वैद्युत अपघटन लेते हैं, ये ले लेते हैं AlPO4, एल्यूमिनियम फॉस्फेट। एल्यूमिनियम फॉस्फेट कौन कौन से आयनों से मिलकर के बना हुआ? Al3+ और PO4-3। यही बात है। अब इसको उदासीन करने के लिए PO4-3 कितने चाहिएंगे? इस पर कितना आवेश है? -3। यानी ये अकेला कितनों को उदासीन करेगा? 3 को। 1 2 3। तो इसके लिए कितने चाहिए हमें? इसको उदासीन करने के लिए कितने AlPO4 चाहिएंगे हमें? 2 PO4 चाहिएंगे और 2 PO4 के लिए हमें, तो यहाँ कितने चाहिए? 2। ये कितने चाह रहे थे? 3। ये कितने चाह रहे हैं? 6। क्या समझे? देखो ये ऋणायन है, इस पर कितना आवेश है? -1। ये ऋणायन है, इस पर कितना आवेश है? -2। ये ऋणायन है, इस पर कितना आवेश है? -3। ठीक है, ऋणायन पर आवेश बढ़ता जा रहा है तो इसकी क्या कम मात्रा से ही क्या हो जाएगा? स्कंदन हो जाएगा। तो वैद्युत अपघटय में हम धनावेशित वैद्युत अपघटय का स्कंदन करें तो ऋणायन पर जब आवेश बढ़ता जाता है तो उसकी मात्रा कम आवश्यक होगी। ठीक है ना? ऋणायन पर आवेश बढ़ता जा रहा है तो उसकी कम मात्रा से ही क्या हो जाएगा? कोलाइड का स्कंदन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? समझ में आ गई? अब मान लीजिए कोई ऋणावेशित कोलाइड है, जैसे ये ऋणावेशित कोलाइड है, तो ऋणावेशित कोलाइड का स्कंदन कब होगा? जब इसमें हम वैद्युत अपघटय मिलाएंगे ऋणावेशित कोलाइड में, तो ये किसको अपनी सतह पर आकर्षित करेगा? धनायन को। किसको आकर्षित करेगा? धनायन को। जैसे NaCl मिलाया तो ये किसको आकर्षित करेगा? Na+ को। अब 6 माइनस के हैं तो कितने Na चाहिए? 6 Na+ चाहिए, यानी 6 NaCl चाहिए। अगर इसमें हम BaSO4 मिलाते हैं, अगर इसमें हम मिलाते हैं क्या? BaSO4 Ba2+ SO4-2, तो इसको उदासीन करने के लिए कितने Ba+2 आयन चाहिए? एक पर ही 2 आवेश है तो 6 ऋणायन का स्कंदित करने के लिए कितने Ba2+ चाहिए? 3। अगर हम कोई और ले लें जिस पर ज़्यादा धनावेश है, जैसे AlPO4, अब Al+3 होता है, तो अगर ये मिलाएंगे तो इसको उदासीन करने के लिए AlPO4 कितने चाहिए हमें? +3 एक पर ही। 6 को उदासीन करने के लिए कितने चाहिए? 2 चाहिए ना? तो ये तो चाहिए 6, ये चाहिए कितने? 3, और ये चाहिए कितने? 2। ठीक है, यानी यहाँ धनावेश 1 है तो इसकी ज़्यादा मात्रा चाहिए, यहाँ धनावेश 2 हो गया तो इसकी मात्रा कम चाहिए, और यहाँ धनावेश 3 हो गया तो इसकी मात्रा और भी कम चाहिए। ठीक, ये बात आपके समझ में आ गई। यही बात एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताई थी।
क्या नाम था उनका? हार्डी-सुलजे। और उन्होंने अपना नियम दिया था जिसको कहते हैं हार्डी-सुलजे का नियम, और यही बात उन्होंने बताई थी। क्या है हार्डी-सुलजे का नियम, उसको बताते हैं हम अभी, ठीक है। हार्डी-सुलजे का नियम बिल्कुल सरल है, ये समझ में आ गया तो यही बात बताई हार्डी-सुलजे ने कि किसी वैद्युत अपघट्य की कितनी मात्रा चाहिए हमें कोलाइड को स्कंदित करने के लिए, उसकी कम मात्रा चाहिए या ज़्यादा मात्रा चाहिए, ये बताया किसने? हार्डी-सुलजे ने। हार्डी-सुलजे क्या कहते हैं कि किसी कोलाइड की निश्चित मात्रा है, कोलाइड क्या है? निश्चित मात्रा में है। ये कोई कोलाइड है, ये निश्चित मात्रा में है, ये धनावेशित भी हो सकता है, ऋणावेशित भी हो सकता है। अब इसको स्कंदित करने के लिए हम इसमें क्या मिलाएं? वैद्युत अपघट्य मिलाएं। तो वैद्युत अपघट्य की जो मात्रा है वो निर्भर करती है इसको उदासीन करने वाले आयन की संयोजकता पर, ठीक। जैसे धनावेशित कोलाइड है तो उसको स्कंदित करने के लिए कौन सा आवेश चाहिए? ऋणायन की आवश्यकता पड़ेगी। और ऋणावेशित कोलाइड है तो उसको उदासीन करने के लिए कौन चाहिए? धनायन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। धनायन या ऋणायन जो कोलाइड को स्कंदित कर रहा है उसको बोलते हैं स्कंदक आयन। यहाँ स्कंदक आयन कौन होगा? ऋणायन। और यहाँ स्कंदक आयन कौन होगा? धनायन। और इस स्कंदक आयन की जितनी ज़्यादा संयोजकता होगी, यानी इस पर जितना ज़्यादा आवेश होगा, उसकी उतनी ही कम मात्रा कोलाइड का स्कंदन कर पाएगी। ये तो क्लियर हो गई ना बात। तो यही है हार्डी-सुलजे का नियम कि किसी भी कोलाइड की निश्चित मात्रा को स्कंदित करने के लिए आवश्यक वैद्युत अपघट्य की मात्रा स्कंदक आयन की संयोजकता पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? स्कंदक आयन की संयोजकता पर। जिस आयन के द्वारा कोलाइड का स्कंदन होता है उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है। उसकी संयोजकता जितनी ज़्यादा होगी, वैद्युत अपघट्य पदार्थ की उतनी ही कम मात्रा कोलाइड का स्कंदन करने के लिए क्या रहेगी? पर्याप्त होगी, ठीक है। हम देख रहे हैं यहाँ Cl- पर एक ही माइनस आवेश है, यानी संयोजकता एक है, तो इसके 6 अणु चाहिए। यहाँ SO4-2 पर 2 माइनस आवेश है, यानी 2 संयोजकता है, तो इसके 3 अणु चाहिए। और यहाँ AlPO4-3 और यहाँ PO4-3 पर माइनस के 3 आवेश हैं, यानी 3 संयोजकता है, तो इसके 2 ही अणु स्कंदन कर देंगे। यानी जैसे जैसे संयोजकता बढ़ती जा रही है, मात्रा घटती जा रही है। इसी प्रकार यहाँ पर देखो Na+ के कितने अणु चाहिए? 6 इसका स्कंदन करने के लिए। Ba+2 कितने चाहिए? 3। जबकि Al+3 के कितने चाहिए? 2 ही चाहिए। यानी संयोजकता बढ़ती जा रही है, मात्रा घटती जा रही है। यही है हार्डी-सुलजे का नियम, ठीक है। तो वैद्युत अपघट्य पदार्थ की स्कंदन जो क्षमता है, कोलाइड का स्कंदन करने की जो क्षमता है, वो निर्भर करती है स्कंदन आयन की संयोजकता पर। स्कंदन क्षमता समानुपाती होगी वैद्युत अपघट्य पदार्थ के धनायन या ऋणायन की संयोजकता पर, ठीक। जितनी ज़्यादा संयोजकता होगी उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। इस आयन को बोलते हैं स्कंदक आयन, ठीक है। स्कंदक आयन की संयोजकता बढ़ती जाएगी, वैद्युत अपघट्य पदार्थ की स्कंदन क्षमता बढ़ती जाएगी, वो उतना ही अच्छा स्कंदक आयन होगा। जैसे हमने कहा किसी धनायन का धनावेशित कोलाइड है, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड, इसका स्कंदन करने के लिए हमारे पास तो ऋणायन, जैसे हमारे पास है Cl- है,
SO4 -2 है, PO4 -3 है, तो इनमें सबसे अच्छा कौन होगा इसका स्कंदन करने के लिए, या फेरिक हाइड्रोक्साइड का स्कंदन करने के लिए इन आयनों को इनकी स्कंदन क्षमता के बढ़ते क्रम में लिखो। और स्कंदन क्षमता का क्रम किसके समानुपाती है? संयोजकता के। किसकी संयोजकता के? स्कंदक आयन की संयोजकता के। स्कंदक आयन कौन है? जो कोलाइड का स्कंदन करता है। धनावेशित कोलाइड है तो ऋणायन होगा, और ऋणावेशित कोलाइड है तो धनायन होगा। तो इनकी संयोजकता इस पर 1 है, इस पर 2 है, इस पर 3 है, तो सबसे अच्छा कौन होगा? ये, फिर ये, फिर ये। इसी तरह कोई ऋणावेशित कोलाइड है जैसे आर्सेनिक सल्फाइड, इसका स्कंदन करने के लिए हमें किसकी संयोजकता देखनी पड़ेगी? धनायन की। मान लीजिए हमारे पास ये धनायन वाले वैद्युत अपघटय हैं, तो इनमें सबसे अच्छा वैद्युत अपघटय कौन होगा? आर्सेनिक सल्फाइड, जो एक ऋणावेशित कोलाइड है, उसका स्कंदन करने के लिए कौन होगा? जिसकी संयोजकता ज़्यादा है, Al+3, फिर Ba+2, और सबसे कम कौन होगा? Na+। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। समझ में आ गई बात? अब स्कंदन मान, एक परिभाषा है, स्कंदन मान क्या होता है? स्कंदन मान या स्कंदन वैल्यू। स्कंदन मान, स्कंदन मान या कोगुलेशन वैल्यू क्या होती है? देखो, हमने कहा कि कोलाइड का स्कंदन करना है तो इसमें क्या मिलाएंगे हम? वैद्युत अपघटय पदार्थ। अब वैद्युत अपघटय पदार्थ कितना मिलाएंगे? वैद्युत अपघटय पदार्थ की मिलीमोल में मात्रा जो 1 लीटर कोलाइड का स्कंदन कर देती है उसे बोलते हैं स्कंदन मान या कोगुलेशन वैल्यू। समझ गए? समझ में आ गई बात? जैसे ये 1 लीटर कोलाइड है, अब इसमें कितना वैद्युत अपघटय मिलाएं और उसकी मात्रा किस में लेंगे हम? मिलीमोल के अंदर। मिलीमोल में उसकी कितनी मात्रा इस 1 लीटर कोलाइड को स्कंदन करने के लिए आवश्यक होगी, वही क्या है? वैद्युत अपघटय पदार्थ का स्कंदन मान होगा। ठीक, यानी स्कंदन मान जो है मिलीमोल प्रति लीटर में होगा। ठीक है बच्चों? और स्कंदन मान जितना कम होगा, वैद्युत अपघटय पदार्थ की जितनी कम मात्रा हमें आवश्यक होगी, उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। ये ध्यान रखना। वैद्युत अपघटय पदार्थ की स्कंदन क्षमता किस पर निर्भर करेगी? स्कंदन मान। स्कंदन मान जितना कम है, स्कंदन क्षमता उतनी ही ज़्यादा है। यानी स्कंदन क्षमता स्कंदन मान के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, समझ में आ गई बात? और ये निर्भर करेगा धनायन या ऋणायन की संयोजकता पर। संयोजकता जितनी ज़्यादा है, संयोजकता जितनी ज़्यादा है, इसका मतलब उतना ही कम वैद्युत अपघटय चाहिएगा यहाँ पर, और जितना कम वैद्युत अपघटय चाहिएगा उतना ही कम स्कंदन मान होगा, और जितना कम स्कंदन मान होगा उतनी ही ज़्यादा स्कंदन क्षमता होगी। समझ में आ गई बच्चों बात? संयोजकता बढ़ती जा रही है, वैद्युत अपघटय की मात्रा घटती जा रही है, और वैद्युत अपघटय की मात्रा घटती जा रही है मतलब स्कंदन मान घट रहा है, और स्कंदन मान घट रहा है इसका मतलब स्कंदन क्षमता बढ़ रही है, क्योंकि स्कंदन क्षमता स्कंदन मान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये ध्यान रखेंगे। तो क्लियर हो गई बात? बिल्कुल सरल है कोलाइड का स्कंदन और हार्डी-सुलजे का नियम, ये इम्पोर्टेंट है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। हार्डी-सुलजे पर आधारित क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादातर रहती है, इसलिए इसको आप ढंग से समझेंगे। ठीक है बच्चों? अब नेक्स्ट टॉपिक है कोलाइड का रक्षण। कोलाइड का रक्षण क्या है, रक्षी कोलाइड क्या है, उसको देखेंगे अभी हम। कोलाइड का रक्षण से क्या तात्पर्य है? देखो, हमने पहले जब कोलाइड का वर्गीकरण देखा था हमने, तो हमने बात की थी कि 2 तरह के कोलाइड हैं। किसके आधार पर?
परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच आकर्षण के आधार पर। याद आ गया होगा कौन है दो प्रकार के कोलाइड, बताओ। वेरी गुड। एक तो द्रव स्नेही कोलाइड और दूसरा द्रव विरोधी कोलाइड। ठीक है बच्चों, द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड, बिल्कुल सही बात है। एक तो है द्रव स्नेही जिसको लियोफिलिक भी कहते हैं, लियोफिलिक, और एक है द्रव विरोधी जिसको बोलते हैं लियोफोबिक। अब देखो ये जो द्रव स्नेही कोलाइड है ना, ये स्थायी होता है, और हमने देखा था कि ये क्या होता है, अस्थायी होता है या कम स्थायी होता है। इसको स्थायी करने के लिए हमने बताया था स्थायी कारक मिलाए जाते हैं, ऐसा पढ़ा था ना हमने। ये स्थायी है यानी इसका स्कंदन नहीं होता है, ये स्थायी कोलाइड है। इसका स्कंदन हो जाता है द्रव विरोधी कोलाइड का, वैद्युत अपघटन मिलाने पर स्कंदन हो जाता है इसका। तो अब क्या करते हैं, ये जो द्रव स्नेही कोलाइड है अगर इसको इस द्रव विरोधी कोलाइड में मिला दिया जाए, द्रव स्नेही कोलाइड को किस में मिला दें, द्रव विरोधी कोलाइड में मिला दिया जाए, तो ये द्रव स्नेही कोलाइड इस द्रव विरोधी कोलाइड की भी रक्षा करता है, उसका भी स्कंदन नहीं होने देता है वैद्युत अपघटन के द्वारा। समझ में आ गई बात? क्या कहा मैंने, दोबारा सुनेंगे। द्रव स्नेही कोलाइड का स्कंदन नहीं होता है, द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदन हो जाता है। ठीक, अब क्या करते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड को द्रव विरोधी कोलाइड में मिलाते हैं, तो क्या होगा, द्रव विरोधी कोलाइड का भी स्कंदन नहीं होगा वैद्युत अपघटन मिलाने पर, इसका भी स्कंदन नहीं होने देता है द्रव स्नेही कोलाइड। या हम कह सकते हैं कि द्रव स्नेही कोलाइड द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदन नहीं होने देता, अर्थात इसकी रक्षा करता है। इसलिए द्रव स्नेही कोलाइड को बोलते हैं रक्षी कोलाइड। क्या कहते हैं इसको, रक्षी कोलाइड, प्रोटेक्टिव कोलाइड। क्लियर? कौन है रक्षी कोलाइड, द्रव स्नेही कोलाइड, ये ध्यान रखेंगे। द्रव स्नेही कोलाइड को बोलते हैं रक्षी कोलाइड। क्यों कहते हैं, समझ में आ गया? क्योंकि अगर इसको द्रव विरोधी कोलाइड में मिलाया जाता है तो ये उसका भी स्कंदन नहीं होने देता। अब रक्षी कोलाइड इसका स्कंदन क्यों नहीं होने देता? देखो, ये जो द्रव स्नेही कोलाइड जब द्रव विरोधी कोलाइड में मिलाते हैं तो ये क्या करता है, इसके कोलाइडी कणों के चारों ओर परत बना देता है, उसको बोलते हैं रक्षक परत। और जब उसके चारों ओर परत बन जाती है तो वैद्युत अपघटन पदार्थ फिर उसका स्कंदन नहीं कर पाते। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई बात? क्या होता है रक्षी कोलाइड और क्या होता है कोलाइड का रक्षण। जैसे रक्षी कोलाइड के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं, जिलेटिन। जिलेटिन जो है वो रक्षी कोलाइड का, जिलेटिन है, स्टार्च है, गोंद है, ये सब रक्षी कोलाइड का काम करते हैं। इनका उपयोग करते हैं द्रव विरोधी कोलाइड को स्कंदन होने से बचाने के लिए। ठीक, अब बात करेंगे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक गोल्ड नंबर की, स्वर्ण संख्या की। क्या है गोल्ड नंबर, क्या है स्वर्ण संख्या, इसकी बात करेंगे। तो इसको समझना है आपको। पहले देखो, मैंने क्या कहा अभी कि ये सब रक्षी कोलाइड है। मान लीजिए हमारे पास ये कोलाइड है कोई, ठीक है, इस पर कोई भी आवेश हो सकता है। मान लीजिए इस पर ऋण आवेशित कोलाइड है ये। अब इसका स्कंदन करने के लिए इसमें क्या मिलाते हैं, वैद्युत अपघटन पदार्थ। इस दोनों बातों को समझेंगे आप पहले। वैद्युत अपघटन पदार्थ तो क्या करता है, स्कंदन का काम करेगा। इसको इसमें मिलाएंगे तो इसका स्कंदन करेगा ये। और ये जो है यानी रक्षी कोलाइड को इसमें मिलाएं तो वो क्या करता है, स्कंदन से रक्षा, स्कंदन से रक्षा करता है। स्कंदन से रक्षा का मतलब इसका स्कंदन नहीं होने देता है।
तो रक्षी कोलाइड तो स्कंदन होने नहीं देगा, जैसे जिलेटिन है, स्टार्च है, गोंद है, ठीक। और वैद्युत अपघटन पदार्थ इसका क्या करेगा, स्कंदन करेगा। ये बात समझ में आ गई ना बात। अब स्वर्ण संख्या क्या है उसकी बात करेंगे, गोल्ड नंबर क्या है उसकी बात करेंगे हम। गोल्ड नंबर या स्वर्ण संख्या, या इसको स्वर्णांक भी कहते हैं, ठीक है। गोल्ड नंबर कह दें, स्वर्ण संख्या कह दें या स्वर्णांक कह दें, एक ही बात। अब देखो यह गोल्ड नंबर क्यों कहा, इसका कोई रीजन है। क्या रीजन है, मान लीजिए ये जो कोलाइड है ना, ये सोने का कोलाइड, सोने के कोलाइड के लिए बात होती है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गोल्ड नंबर, स्वर्ण संख्या। तो स्वर्ण संख्या शब्द क्यों आया, क्योंकि यह हम सोने के कोलाइड की बात करेंगे, सोने के हाइड्रोसोल की बात करेंगे। सोने का कोलाइड जो किस में बनाया गया है, जल के अंदर बनाया गया है। तो ये सोने का कोलाइड है ऐसा मान लेते हैं हम। ये गोल्ड का कोलाइड है, गोल्ड का क्या है, सोल है, हाइड्रोसोल, ठीक। अब इसका स्कंदन करने के लिए हम मिलाएंगे इसमें कोई वैद्युत अपघटन, और वैद्युत अपघटन मिलाते हैं इसके अंदर क्या, 10% NaCl। NaCl 10% NaCl का मतलब समझ गए ना, NaCl का 10% सॉल्यूशन। 100 ग्राम अगर विलियन है तो उसमें 10 ग्राम क्या है, NaCl, उसको बोलते 10% सॉल्यूशन। 10% सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करेंगे हम, पानी लेंगे 90 ग्राम, उसमें 10 ग्राम नमक घोल देंगे, तो टोटल हो गया 100 ग्राम। तो 100 ग्राम विलियन हो गया, उसमें 10 ग्राम क्या है, नमक है, तो ये हो गया 10% NaCl। इस 10% NaCl का लेंगे हम क्या, 1 ml, इसका केवल कितना लेंगे, 1 ml, और उसको मिलाएंगे किसमें, गोल्ड के कोलाइड में। और गोल्ड का कोलाइड की मात्रा भी ऐसे नहीं लेंगे, उसकी मात्रा भी निश्चित है, और गोल्ड के कोलाइड की मात्रा लेंगे हम कितनी, 10 ml। कितनी लेंगे, 10 ml। समझ में आ गई बात, दोबारा सुनो। ये सोने का कोलाइड है, कितना, 10 ml, इसमें मिलाएंगे 10% NaCl कि कितनी मात्रा, 1 ml मात्रा। तो ये क्या कर देगा, इसका स्कंदन कर देगा ना स्कंदन। लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें क्या मिलाया जाए, रक्षी कोलाइड। अब रक्षी कोलाइड की कितनी मात्रा इसमें मिला दी जाए जिससे इसका स्कंदन नहीं हो, और ये मात्रा किस में लेंगे हम, मिलीग्राम में। किस में लेंगे, मिलीग्राम में। तो उस मात्रा को ही कहेंगे हम गोल्ड नंबर या स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक। देखो क्या कहा हमने, 10 ml गोल्ड का सोल है, सोने का कोलाइड है, इसमें मिलाते हैं 10% NaCl का 1 ml, जिससे इसका क्या होगा, स्कंदन। तो इससे होने वाले स्कंदन को रोकने के लिए इसमें रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में कितनी मात्रा मिलाई जाए, वही मात्रा क्या है, इसका गोल्ड नंबर है, स्वर्णांक है। ठीक, बिल्कुल सरल परिभाषा है, अगर रटोगे तो याद नहीं होगी, बिल्कुल समझना है। मैंने क्या कहा कि रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में मात्रा, जो 10 ml सोने के कोलाइड का 10% NaCl के 1 ml से होने वाले स्कंदन को रोकने के लिए पर्याप्त होती है, उसे कहते हैं गोल्ड नंबर, स्वर्ण संख्या। दोबारा सुनेंगे, क्या कहा मैंने, रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में मात्रा, ठीक, जो 10 ml सोने के कोलाइड में 10% NaCl का 1 ml मिलाने से होने वाले स्कंदन को रोकने के लिए पर्याप्त है, वही
क्या मात्रा क्या है वही गोल्ड नंबर, स्वर्णांक। यानी रक्षी कोलाइड की जितनी मात्रा हम इसमें मिला दें जिससे इसका स्कंदन नहीं हो, किसके द्वारा 10% NaCl के 1 ml से इसका स्कंदन नहीं हो, इसके लिए हम इसकी कितनी मात्रा मिलाएं, ये जो मात्रा मिलाई जाएगी ना इसके अंदर, वही क्या है, स्वर्णांक है, वही क्या है, गोल्ड नंबर है, वही क्या है, स्वर्ण संख्या है। समझ में आ गई? इंपॉर्टेंट है गोल्ड नंबर, स्वर्णांक आता है एग्जाम में, और समझ में आ गया होगा, आ गया ना बच्चों समझ में? तो ये हो गया आज का टॉपिक। लेकिन इसमें यह भी ध्यान रखेंगे थोड़ा सा कि सबसे कम जिसका स्वर्णांक है वो उतना ही अच्छा रक्षी कोलाइड है, क्योंकि स्वर्णांक जितना कम है इसका मतलब रक्षी कोलाइड की उतनी ही कम मात्रा यहाँ मिलाई जाएगी। स्वर्णांक का मतलब क्या है, रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में मात्रा, रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में मात्रा है वो स्वर्णांक है, और इसकी मात्रा जितनी कम होगी यानी स्वर्णांक उतना ही कम होगा। और सबसे कम स्वर्णांक है जिलेटिन का, जिलेटिन की कम मात्रा से ही इसका स्कंदन नहीं होता है। और सबसे ज़्यादा जो स्वर्णांक है ना वो है स्टार्च, और स्टार्च भी कौन सा, आलू का स्टार्च, आलू का जो स्टार्च है ना उसका स्वर्णांक सबसे ज़्यादा है, यानी उसकी सबसे ज़्यादा मात्रा मिलानी पड़ेगी इसके स्कंदन को रोकने के लिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात? ये गोल्ड नंबर है, इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको मैंने आपको बार बार बताया है। इसकी परिभाषा को बच्चे रटते हैं तो फिर वो समझ में नहीं आती है, फिर वो याद भी नहीं होती है। बिल्कुल सरल बातें हैं, 3 बातें ध्यान रखनी है। ये तो है गोल्ड का सोल, कितना, 10 ml। ये है NaCl 10%, उसका कितना लेना है, 1 ml। और ये है रक्षी कोलाइड। ये गोल्ड के सोल 10 ml में 10% NaCl का 1 ml मिलाते हैं तो स्कंदन होता है, लेकिन इससे स्कंदन नहीं हो, 10% NaCl के 1 ml से इसके स्कंदन को रोकने के लिए हम क्या मिलाएंगे इसमें, रक्षी कोलाइड। अब रक्षी कोलाइड की कितनी मात्रा मिलाएं कि स्कंदन नहीं हो, वही क्या है, स्वर्णांक, गोल्ड नंबर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज जो पढ़ाया गया है, आपने आज जो पढ़ा है इस वीडियो के अंदर, वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, जिसने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके आगे के जो टॉपिक हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तो आपको लगातार देखना है वीडियो को, और जब भी वीडियो आए उसको पूरा देखेंगे तो आपको रसायन विज्ञान के अंदर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। धन्यवाद।